रोजगार कैसे बने, हमारे युवक नए उत्पादक कैसे बने, पूरे देश में इन नए उद्यमियों के द्वारा एक स्टार्टअप का पूरा नेटवर्क कैसे खड़ा हो। हिंदुस्तान का कोई जिला, हिंदुस्तान का कोई ब्लॉक ऐसा न हो कि आने वाले दिनों में नए स्टार्टअप शुरू न हुए हो। क्या भारत ये सपना नहीं देख सकता कि हम दुनिया में स्टार्टअप की दुनिया में भारत नंबर 1 पर पहुंचेगा? इस स्टार्टअप को मुझे बढ़ देना और इसलिए मेरा संकल्प है आने वाले दिनों में स्टार्टअप इंडिया और देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस नारे ने भारतीय स्टार्टअप वर्ल्ड में काफी उम्मीदें जगाई। पिछले 6 महीनों से स्टार्टअप इंडिया के कैंपेन पर जोरों से काम चल रहा है। भारत सरकार नए स्टार्टअप्स के लिए बेहतर इकोसिस्टम बनाने पर जोर दे रही है। इसके लिए 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया कैंपेन लॉन्च किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कई वेंचर कैपिटलिस्ट सहित करीब 40 स्टार्टअप कंपनियों के फाउंडर्स भी हिस्सा लेने वाले हैं। ये सभी भारत में स्टार्टअप के इकोसिस्टम और संभावनाओं पर बात करेंगे। तो आज सीएनबीसी आवाज हाजिर कर रहा है आपके लिए इस स्टार्टअप इकोसिस्टम का पूरा ब्यौरा। नेस्कॉम के मुताबिक भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम दुनिया में 5वें नंबर पर आता है। साल 2014 में स्टार्टअप के जरिए 65,000 लोगों को रोजगार मिला था। वहीं साल 2015 में स्टार्टअप के जरिए करीब 80,000 लोगों को नौकरियां मिली। रिपोर्ट के मुताबिक 2020 तक 11,500 स्टार्टअप शुरू हो सकते हैं, जिनसे रोजगार के लगभग 2.5 लाख अवसर पैदा होंगे। देश में स्टार्टअप की संख्या हर साल बढ़ रही है। साल 2010 में 480 स्टार्टअप शुरू हुए थे। इसके बाद संख्या बढ़ती गई। साल 2011 में 525, जबकि साल 2012 में 590 स्टार्टअप शुरू हुए। 2013 में 680 और फिर साल 2014 में 805 स्टार्टअप शुरू हुए। साल 2015 में आंकड़ा 1000 के पार हो गया है। इस साल सबसे ज्यादा यानी 1200 स्टार्टअप शुरू हुए। तो 16 जनवरी का दिन भारत के एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया इतिहास रचने वाला है। यहां देश विदेश के स्टार्टअप जगत के सितारे एक साथ एक ही मंच पर दिखाई देंगे, जैसे कि स्नैपडील के फाउंडर कुणाल बहल, फ्लिपकार्ट के सचिन बंसल, ऐसे दिग्गज देसी नेम वहां पर मौजूद होंगे। वहीं उबर के फाउंडर ट्रैविस कालिनिक और वी वर्क के एडम न्यूमैन जैसे विदेशी नाम भी शामिल होने वाले हैं। तो इस तेजी से भारत में शुरू हो चुकी स्टार्टअप क्रांति में आपके लिए कितने मौके हैं और सरकार की नई पॉलिसी के साथ क्या भारत को स्टार्टअप नेशन का दर्जा मिलेगा, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है बैंगलोर से सेफ पार्टनर्स के आलोक गोयल और साथ ही ऑक्सीजन के फाउंडर प्रमोद सक्सेना। आप दोनों का ही स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। प्रमोद, आप काफी समय से स्टार्टअप क्रांति से जुड़े हुए हैं। अब सरकार का लक्ष्य है कि भारत को एक स्टार्टअप नेशन बनाया जाए। ये पॉलिसी उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करेगी और कैसे बनेगा भारत एक स्टार्टअप नेशन? जी, एक बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया है और जो स्टार्टअप की कल्चर पिछले 10-15 साल से हम देख रहे हैं भारत में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, इसको और बढ़ाने में ये बहुत मदद करेगा। मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो स्टार्टअप्स को आती है, उनको चारों तरफ से इकोसिस्टम सपोर्ट जो चाहिए वो जनरली अवेलेबल नहीं होता है। कुछ पर्टिकुलर फील्ड में स्टार्टअप्स को सपोर्ट मिल जाता है, दूसरी फील्ड में नहीं मिलता है। अगर एक यूनिफॉर्म और सपोर्टेड इकोसिस्टम डेवलप हो तो हर जगह लोग इसमें आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, जहां इतने सारे इंजीनियर्स और पढ़े लिखे लोग आगे निकल रहे हैं, उनको अर्ली स्टेजेस से ही इतना उत्साह है उनके अंदर। मैं देखता हूँ IITs में और दूसरी जगह में कि आधे से ज्यादा एक क्लास के बच्चे स्टार्टअप के लिए आजकल कोशिश कर रहे हैं। कुछ न कुछ एंटरप्रेन्योरशिप एक तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे जुनून सा बन गया है आजकल यूनिवर्सिटीज में। अगर आप जाएं, देखें, बात करें, तो इनको बहुत सपोर्ट चाहिए, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, अर्ली हैंड होल्डिंग चाहिए और ईज ऑफ ऑपरेशंस चाहिए। अभी कुछ इन सब चीजों की काफी कमी है जी। और हम उम्मीद करेंगे कि 16 जनवरी को एक ऐसी पॉलिसी सामने आएगी जिसमें इन सब का उल्लेख होगा और इन तमाम चीजों को एड्रेस किया जाएगा। आलोक, आप मुझे ये बताइए, जैसे प्रमोद जी ने भी कहा कि हर यूनिवर्सिटी में आजकल लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरी प्लेसमेंट कहाँ होगी, ये सोचने लगे हैं कि मैं किस तरह की कंपनी शुरू करूं, क्या इनोवेशन पर काम करूं। ये जो रेवोल्यूशन आया है, अब इसको अगर और इम्पेटस देना है, बढ़ावा देना है,
सरकार कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है, क्योंकि अब तक जो भी क्रांति आई है वो बिना किसी सरकारी मदद के आई है। एक्चुअली अगर आप देखो तो सरकार का इसमें काफी महत्वपूर्ण रोल हो सकता है। आप कोई भी और देश देखिए जहां पर इनोवेशन हमसे अभी आगे की स्टेज पर है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो इजराइल है या फिर वो सिंगापुर है, इन सभी देशों में एक विशेषता ये रही है कि ओवरऑल एक माहौल क्रिएट हो गया और वो माहौल की वजह से सारा इकोसिस्टम आगे बढ़ता चला गया एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड्स अप बिकमिंग लाइक अ हीरो एंड बीइंग वर्शिप्ड लाइक हीरोज इन द कंट्री। और उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है कि आपको एक अच्छा टैलेंट बेस होना चाहिए जो कि टेक्नोलॉजी को यूज करके बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और उसके साथ में सबसे बड़ी इकोसिस्टम की बात ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और लेस करप्शन, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि एक एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में बहुत बहुत बड़ी मदद करता है। और इन द लास्ट 15 साल में जहां हम भारत को एक आईटी सुपर पावर के नाम से बुलाते हैं, हमें सॉफ्टवेयर लिखना बहुत अच्छे से आता है, हमें टेक्नोलॉजी काफी अच्छे से आ गई है। तो अगर इस समय पर अगर आप देखो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और करप्शन में अगर कमी आएगी तो भारत में इस समय कैपिटल बहुत ज्यादा आने लगेगी, कैपिटल फ्लो और ज्यादा बढ़ जाएगा और उन्हीं एंटरप्रेन्योर्स को जो कि आज के समय में एक अपना सपना देख रहे हैं अपना बिजनेस खोलने का, उनको पैसा मिलने लगेगा, उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज नजर आने लगेगी। और जब वो अच्छा करप्शन कम होगा और कम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ज्यादा होगी तो वो अपना बिजनेस काफी अच्छी तरह से कर पाएंगे और एक इकोसिस्टम क्रिएट होगा। तो गवर्नमेंट का काफी अच्छा रोल रह सकता है इस मामले में। तो गवर्नमेंट एक बड़ा रोल अदा कर सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि भारत में स्टार्टअप का कल्चर पहले से ही बन चुका है और आवाज अब तक स्टार्टअप की दुनिया में हो रहे बदलाव, नए सितारों की कहानी लाता रहा है। आइए देखते हैं कैसे आप भी इस स्टार्टअप की कामयाबी का हिस्सा बन सकते हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश में स्टार्टअप शुरू करने का बेहतर समय है। दुनिया तेजी से बदल रही है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। जाहिर है आपका एक अच्छा आइडिया न सिर्फ बदलाव की वजह बन सकता है बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार का अवसर भी। भारत में स्नैपडील, पेटीएम, फ्लिपकार्ट, ओयो रूम्स और ओला इसके उदाहरण हैं। भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इस कैंपेन के जरिए सरकार मेक इन इंडिया मुहिम को सफल बनाने का सपना भी देख रही है। युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए सरकार मोबाइल ऐप और वेबसाइट भी लॉन्च कर सकती है। इस ऐप पर आपको स्टार्टअप शुरू करने के लिए सरकार की पॉलिसी, वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स की जानकारी मिल जाएगी। तो सरकार एक बड़ा रोल प्ले करना चाहती है इस क्रांति में। प्रमोद जी, जैसे आप कह रहे थे कि पॉलिसीज आसान होनी चाहिए, लोग हर कोई कहता है, छोटी कंपनी, आप जैसे बड़े एस्टैब्लिश प्लेयर्स भी कह रहे हैं पॉलिसीज आसान। जब आप कहते हैं पॉलिसी आसान, आप वाकई में सरकार से क्या सुनना चाहते हैं? वो क्या बड़ा कदम उठाना चाहिए आसान करने के लिए कारोबार को? देखिए, एक तो बहुत ज़रूरी है कि जो पॉलिसीज बताई जाती हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर्ली होना चाहिए। काफ़ी हद तक ये देखा जाता है कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं शुरू करते हैं वो पॉलिसी इनिशिएटिव्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन उनको काम करने के लिए उनको थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी चाहिए। इनिशियल स्टेजेस में बहुत मदद चाहिए। ये जो पी फंड्स और इन्वेस्टर्स दूसरे बाहर से आते हैं ये बहुत लेट स्टेज में आते हैं। कुछ ही ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें जल्दी इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। वो कोई इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज अगर ई कॉमर्स है, इसमें आईटी में है, लेकिन देयर इतनी फील्ड्स हैं जहां इंडिया को डेवलपमेंट चाहिए और एंटरप्रेन्योरियल टैलेंट का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर है, क्लीन एनर्जी है, देयर आर मेनी अदर एरियाज। और इन सब में कैसे लोग आगे बढ़ेंगे जब तक वहां फाइनेंशियल सपोर्ट का एक माध्यम नहीं होगा। बैंक्स अभी भी कोई छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम पॉलिसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसे अभी गोयल साहब कह रहे थे, आपको फाइनेंशियल इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा जहां हर स्टेज पे इजीली फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। वो एक कल्चर ऑफ इंक्यूबेशन और एक्सेलरेटर ऑफ स्मॉल थिंग, ये अभी प्राइवेट एंटरप्राइजेज हैं, लेकिन कुछ गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट से इसमें काफी काम होना चाहिए। अब आलोक, ये जो इंक्यूबेशन और एक्सेलरेटर्स की बात की और कई प्राइवेट बॉडीज इसको काफी सक्सेसफुली चला रही हैं, लेकिन इतना ज्यादा सक्सेस हमने गवर्नमेंट रन ऐसे इंक्यूबेटर्स में नहीं देखा है। हर बजट में मुझे याद है एटलीस्ट पिछले 3-4 सालों में, और ये पिछली सरकार के संदर्भ में भी कहूंगी कि नए इंक्यूबेटर्स में निवेश सरकार करने को तैयार रहती थी, लेकिन वहां पर सक्सेस स्टोरी नहीं आ रही थी। अब क्योंकि सरकार इसे नए सिरे से देखने वाली है, क्या बदलाव आएगा और क्या वाकई में हम पोस्टर बॉयज उन सरकारी रन इंक्यूबेटर से आते देखेंगे?
देखिए, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का काम है रेगुलेशन बनाना, गवर्नमेंट का काम है एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना, गवर्नमेंट का काम है एक माहौल क्रिएट करना। गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना कि वो इनोवेशन क्रिएट करेगी, वो काफी डिफिकल्ट काम है। तो प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन करेगा और गवर्नमेंट को ऐसा गाइडलाइंस रखनी चाहिए कि वो इनोवेशन सपोर्ट हो, वो इनोवेशन ठीक से सस्टेन हो पाए। सो गवर्नमेंट को ज्यादा फोकस करना चाहिए कि वो अपने आईपी राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करे। अगर किसी ने कोई इनोवेशन करी है तो वो उस इनोवेशन का कैसे फायदा उठा के एक अच्छा वैल्यूएबल बिजनेस बना पाए, कंपेयर टू कोई और उसका कॉपी करके उसका एक बिजनेस को खराब कर दे। गवर्नमेंट को देखना चाहिए कैसे न्यायतंत्र ठीक से चल रहा है, कैसे डील्स को रिस्पेक्ट किया जा रहा है, कोई ब्रेक नहीं कर रहा है रूल्स को, रेगुलेशंस को। तो गवर्नमेंट का रोल वैसा ज्यादा है। ये इंक्यूबेटर वगैरह, इसमें इतनी तेजी से बदलाव होते हैं कि जो कि आज की डेट में ठीक बेस्ट प्रैक्टिस है, वो 6 महीने बाद बेस्ट प्रैक्टिस नहीं रह पाएगी। और गवर्नमेंट के सिस्टम को ऐसा एक्सपेक्ट करना कि वो इन सब चीजों में अप टू स्पीड रह पाए और नए सिरे से इनोवेशन को हर 6 महीने में शुरू कर पाए, वो सही नहीं रहेगा। तो गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए इकोसिस्टम लेवल पर, और प्राइवेट सेक्टर को एंटरप्रेन्योरशिप को और इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहिए। आप सिंगापुर एक्चुअली इसका काफी अच्छा उदाहरण है। सिंगापुर में गवर्नमेंट ने काफी अच्छा कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट शुरू किया टू ग्रो द इकोसिस्टम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द कंट्री। और इतनी छोटा देश होने के बाद में वो कंट्री इस समय पर वन ऑफ द टॉप कंट्रीज इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वेरी लेस करप्ट इकोनॉमी। और उसके बाद में जो गवर्नमेंट ने थोड़े थोड़े फाइनेंशियल सपोर्ट्स देना शुरू किए, एंजल इन्वेस्टर्स को, कंपनीज को एंटरप्रेन्योरशिप पास देना शुरू किया वीजा के लिए, ताकि लोग उसमें देश में आके नए नए बिजनेस शुरू कर पाए। वहां पे काफी अच्छा वाइब्रेंट एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम क्रिएट हो गया है। तो गवर्नमेंट का काम है इकोसिस्टम क्रिएट करना, सपोर्ट देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, और प्राइवेट सेक्टर का काम है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को सही से यूज करके बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करके उनके ऊपर। तो उम्मीद यही रहेगी कि 16 तारीख को जो पॉलिसी आएगी वो एक बहुत ही बढ़िया माहौल और एक आसान माहौल तैयार करेगी, और उसका फायदा फिर प्राइवेट सेक्टर उठा पाएगा, और यहां पर ये कल्चर और भी बढ़ेगा, ये क्रांति और भी मजबूत होगी। हम लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे बात करेंगे फंडिंग की, क्योंकि यहां पर हमने देखा है पैसे की कमी नहीं है। क्या सरकार को भी फंडिंग में उतरना चाहिए, और इससे आपको कितना फायदा होगा एक एंटरप्रेन्योर के नाते, इस पर होगी चर्चा ब्रेक के बाद। आप देख रहे CNBC आवाज की एक खास पेशकश। 16 जनवरी को सरकार ऐलान करेगी एक स्टार्टअप पॉलिसी का, और उम्मीद है कि यहां पर जो स्टार्टअप क्रांति है उसमें और भी दमखम देखने को मिलेगा, वो और भी जोर पकड़ेगी। हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद है आलोक गोयल, सैफ पार्टनर्स के, और साथ ही एक जानी मानी कंपनी ऑक्सीजन के फाउंडर प्रमोद सक्सेना। उनसे मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन आप देखिए स्टार्टअप के लिए जो माहौल है वो अच्छे से तैयार हो चुका है, लेकिन पैसे जुटाना अभी भी एक बड़ी दिक्कत है कुछ कंपनियों के लिए। तो क्या है रास्ते, और आप कैसे जुटा सकते हैं स्टार्टअप कैपिटल, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। स्टार्टअप शुरू करने के लिए शुरुआती बजट 10 लाख रुपए से लेकर 100 करोड़ तक हो सकता है। अगर आपका आइडिया बेस्ट है तो आपको फंडिंग करने वाले लोग भी मिल जाएंगे। देश के बड़े बिजनेसमैन से लेकर वेंचर कैपिटलिस्ट तक आपके स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। इन सभी से फंड जुटाने के लिए आपको बिजनेस का पूरा प्लान और स्ट्रैटेजी बतानी होती है। कोई भी व्यक्ति आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने से पहले आपका पोटेंशियल जांचता है। एंजल इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर, विदेशी कंपनियां, बड़े बिजनेसमैन और जमे जमाए स्टार्टअप भी आपको फंडिंग कर सकते हैं। इसका बड़ा उदाहरण है टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा। रतन टाटा अब तक 15 से ज्यादा स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो कुछ सेक्टर्स में ग्रोथ की संभावना सबसे ज्यादा है। एजुकेशन, ई कॉमर्स, ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन, हेल्थ केयर, फाइनेंस, मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, ऑन डिमांड सर्विसेज आदि।
तो ढेरों मौके हैं जहां पर लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया है, लेकिन यहां से आगे क्या चलेगा और किस पर फिर जोर रहेगा। आलोक, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने कई कंपनियों में पैसा डाला है, अब तक जो हमने देखी है मोबिलिटी, मोबाइल के आधार पर जो कंपनियां कारोबार कर रही हैं उसमें काफी ज्यादा एक्शन है। ऑक्सीजन जैसी कंपनियां फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पर फोकस कर रही हैं, लेकिन यहां से अगर आगे इस स्टार्टअप कल्चर का किसी ने हिस्सा बनना है, कहां पर आपको लग रहा है फंड्स इच्छुक होंगे पैसा लगाने के लिए? देखिए, अभी पिछले 10 सालों में भारत के एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम में मोस्टली कॉपी कैट बिजनेसेस शुरू हुए हैं। एक बिजनेस यूएस में ठीक से चल रहा है तो उसी के तरह का एक बिजनेस इंडिया में शुरू करते हैं और वो बिजनेस अच्छे से बन जाता है। मुझे लगता है आगे आने वाले 10 सालों में इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा सॉल्व होंगी। और अच्छी खबर ये है कि हमारे चारों तरफ बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। आप कहीं भी देखिए, एजुकेशन में देखिए, ट्रांसपोर्ट में देखिए, ट्रैफिक में देखिए, पॉल्यूशन में देखिए, आज की डेट में जो एक बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है, क्या वो एक्चुअली लायक है काम करने के लिए? जब वो नौकरी शुरू करता है तो उसको सब कुछ दोबारा से सीखना पड़ता है। तो हम आज की डेट में पढ़े लिखे नॉन एजुकेटेड पीपल बना रहे हैं और इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है। हाउ डू वी ग्रो आवर किड्स टू बिकम बेटर पीपल इन टर्म्स ऑफ अर्निंग बिजनेसेस? क्या हम लोगों को आज की डेट में अपना खुद व्यवसाय बनाने का सिखा रहे हैं? क्या हम आज की डेट में बता रहे लोगों को कि कैसे अपना रोजी रोटी चला सकते हैं? हम ऐसी चीजें ठीक से अभी नहीं सिखा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि हर एरिया में इस समय पर बहुत बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। हमारे सारे 8 मेट्रो शहर आप देखिए तो हर जगह पर इतना ज्यादा ट्रैफिक हो गया है कि हर दूसरा बच्चा दमे के आप कह रहे हैं कि आसपास अगर कोई भी लोग आदमी देखेगा तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज आपके आसपास ही हैं। प्रमोद जी, यहाँ पर अब तक हमने देखा है सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए कोई खास डेफिनेशन नहीं तय की है, लेकिन नेस्कॉम के लोगों से जब मैं बात करती हूँ वो कंसिडर करते एक स्टार्टअप वही कंपनी है जो टेक्नोलॉजी के आधार पर कंपनी चला रही है। क्या एक डेफिनेशन आना जरूरी है? क्या उससे वाकई में इस एनवायरनमेंट में बदलाव आएगा? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, देश के अंदर अगर स्टार्टअप क्रांति लानी है, जो प्राइम मिनिस्टर का सपना है कि हर जगह में, हर डिस्ट्रिक्ट में, तो ये एक दो फील्ड आईटी या मोबाइल टेलीफोनी या ई कॉमर्स ही स्पेस नहीं है जहां पे काम होने की जरूरत है। काम आपको मल्टी डायरेक्शनल डिफरेंट इंडस्ट्रीज में सब जगह अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी पड़ेंगी। उन अपॉर्चुनिटीज में फिर लोगों को एक्साइट भी करना है कि आपको हर जगह, अब यही नहीं है कि सब लोग एक ई कॉमर्स डायरेक्शन में दौड़ना शुरू कर दें। जहां प्राइवेट कैपिटल है, प्राइवेट कैपिटल वहां जाता है जहां पे ज्यादा एक्साइटमेंट होता है। लेकिन हमें एक यूनिफॉर्म तरीके से सारे देश के अंदर क्रांति करने के लिए हर फील्ड में एनकरेजमेंट सपोर्ट चाहिए। तो गवर्नमेंट का इको सिस्टम जो है उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट जिस स्टेज पे आगे बढ़ने के लिए लोगों को फाइनेंस इजीली अवेलेबल हो और उसके लिए ऐसी जगह भी हो जैसे इंक्यूबेटर, एक्सेलरेटर हैं, प्राइवेट लोग चलाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से एनकरेजमेंट उसके लिए बहुत जरूरी है। सरकार की मदद जरूरी है और यही आती हुई दिखाई देगी। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन एक बहुत बड़े बदलाव की भी जरूरत होगी कि हम फेलियर को एक्सेप्ट करना शुरू करें, जिस पर हम अब तक लोग नाक ही चढ़ा रहे थे। हम इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर में फिर कैसी दिखेगी वो 16 तारीख की पॉलिसी। आप बने रहिए सिंधी सी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं सिंधी सी आवाज की एक खास पेशकश और स्टार्टअप्स को और बढ़ावा देने के लिए सरकार एक नई पॉलिसी लाने वाली है और ये लोग सभी जानना चाहते हैं कि जहां पर फंडिंग पर जोर होगा, इकोसिस्टम पर जोर दिया जाएगा, क्या सरकार फेलियर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेगी? प्रमोद जी, वो कितना अहम है सरकार को समझना कि स्टार्ट फास्ट फेल फास्ट वाला कॉन्सेप्ट इस तरह की बिजनेसेस में चलता है और उसको जितनी जल्दी आप अपनाएंगे उतना बेहतर है? जी, एक एंटरप्रेन्योर के लिए फेलियर नहीं है, एक स्टेपिंग स्टोन है, एक लर्निंग है जो बहुत जरूरी है कि आगे
कैसे गलती ना की जाए। तो फेलियर्स को स्ट्राइड में लेना चाहिए और बड़े बड़े जो सक्सेसफुल वेंचर्स रहे हैं उसके एंटरप्रेन्योर्स ने काफी फेलियर्स देखे हैं पहले। सो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार भी उस पर जोर देगी और पॉलिसी में उस पर कुछ बातचीत होगी, लेकिन वो एक कौन सी बड़ी चीज होगी जो सरकार को डेफिनेटली डालनी चाहिए इस पॉलिसी में? आलोक, मैं आपकी राय पहले लेना चाहूंगी, आप क्या देखना चाहेंगे एक चीज? मेरे विचार से हमारे देश में काफी सारे रूल्स और रेगुलेशंस इतने ज्यादा पुराने हो चुके हैं कि वो आज की डेट में जो नए बिजनेस इनोवेशन के बेसिस पर बन रहे हैं उनके लिए बिल्कुल एप्लीकेबल नहीं है। और काफी बार इनोवेशन इसलिए अटक जाती है कि रूल्स उसको सपोर्ट नहीं करते हैं या फिर रूल्स में क्लैरिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को जैसे प्रायोरिटी सेक्टर डिफाइन करती है उसी तरह से गवर्नमेंट को 5 या 6 इनोवेशन सेक्टर डिफाइन करने चाहिए। और इनोवेशन सेक्टर में उन इनोवेशन सेक्टर में गवर्नमेंट को दे शुड स्टेप असाइड एंड उनको बोलना चाहिए कि जो पुराने रूल और रेगुलेशन है वो अप्लाई नहीं करते हैं, नए सिरे से इनोवेशन करो, नए सिरे से बड़ी बड़ी देश की समस्याओं को हल करो। और जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होगी इन बिजनेसेस की, गवर्नमेंट को रूल रेगुलेशन उसके हिसाब से नए सिरे से बनाने चाहिए। और उसके बेसिस पर एंटरप्रेन्योर्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो प्रॉब्लम को बिल्कुल नए सिरे से देख पाए, बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे इनोवेशन करके नए क्षेत्रों के लिए नए प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट। प्रमोद जी, आप क्या सुनना चाहेंगे इस बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब वो स्टार्टअप्स की बात करेंगे? मेरे हिसाब से तो स्टार्टअप्स के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है और बैंक्स अभी तक रियल सेंस में छोटे स्टार्टअप्स को अभी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए एक फ्रेमवर्क बनना जरूरी है कि कैसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स को इवैल्यूएट करके उनको फाइनेंशियल मदद दी जाए। शुरुआत हो गई है प्रमोद जी, कुछ शुरुआत हो गई है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो एक नया ब्रांच खोल रहे हैं और वहां से हम उम्मीद करेंगे बाकी सरकारी बैंक्स भी उसी तरह की राह पर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही हमारे लिए इस खास पेशकश में समय निकालने के लिए। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ CNBC आवाज की इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।